हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब बढ़िया हो। एंड मैं हिमाचल से जॉब चेंज करके गुजरात में स्विच कर चुका हूँ। और गुजरात में स्विच करने का मेरा ये रीज़न नहीं है कि मैं यहाँ पैसे बढ़ाने के लिए आ चुका हूँ, ऐसा नहीं है। अगर पैसे बढ़ाने के लिए जॉब स्विच करना होता, जॉब चेंज करना होता तो मैं हिमाचल में ही कहीं दूसरा जॉब देख लेता, दूसरा कंपनी में जॉब देख लेता, तो वहाँ पे पैसे मुझे बढ़ जाते इतना। लेकिन मेरा हमेशा से गोल है ना, एक पर्सनल गोल बताऊँ तो मेरा है कि अलग-अलग जगह के अलग-अलग लोगों से मिलना, देश दुनिया देखना, जानना, वहाँ की हिस्ट्री जानना, वहाँ के बारे में पढ़ना, ये चीज़ें हैं मेरे अंदर। और आई थिंक ये एक हर इंट्रोवर्ट में होता है, लोगों को जानना, चीज़ों को जानना, ये एक हर इंट्रोवर्ट में मुझे मिलता है, जिससे भी मैं मिलता हूँ, क्योंकि मैं आई एम एन ऑल्सो इंट्रोवर्ट। सो मुझे ये चीज़ मिलता है लोगों में। सो गुजरात में आने के बाद ना मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। जैसे गुजरात में 99.9% लोग गुजराती बोलते हैं, क्योंकि जो भी गुजरात के लोग हैं ना, वो गुजराती में ही बात करते हैं, वो चाहे कितने भी प्रोफेशनल लाइफ में हो। अगर सपोज करो दो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, तो दोनों बड़े बड़े कंपनी के अगर मैनेजर भी है ना, तो मैनेजर भी अगर गुजराती हैं तो गुजराती में ही बात करेंगे, नॉट हिंदी में। हिंदी में वो कभी बात नहीं करेंगे। मतलब अपना जो लैंग्वेज है ना गुजराती, उसको प्रायोरिटी देते हैं वो। बट ये चीज़ मुझे हिमाचल में नहीं मिला था, क्योंकि हिमाचल में भी एक उनका पर्सनल लैंग्वेज है, अपना लोकल लैंग्वेज है उनका, पहाड़ी भाषा जिसको बोलते हैं। तो पहाड़ी भाषा बहुत कम यूज करते हैं, आई थिंक घर में भी वो बहुत कम यूज करते हैं पहाड़ी भाषा। तो पहाड़ी भाषा उतना मैंने नहीं सुना वहाँ पे हिमाचल में, जितना यहाँ गुजरात में मैं गुजराती सुन रहा हूँ। क्योंकि 99% मुझे गुजरात में गुजराती ही सुनने को मिलता है। कुछ कुछ लोग हैं जिनसे मैं हिंदी में बात करता हूँ, जो हिंदी में बात करते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो गुजरात के हैं उनको हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है उनको भी, हिंदी में बात करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं बाहर के, जैसे आसपास के स्टेट के, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आ जाओ तो तुम्हारा महाराष्ट्र हो गया। तो काफ़ी जगह के हैं, और यूपी बिहार के तो तुम्हें हर जगह मिलेंगे। और मैं झारखंड का हूँ, तो बहुत से लोग हैं जो बाहर के हैं, तो वो हिंदी में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो गुजरात के लोग हैं ना, वो गुजराती में ही बात करते हैं, वो चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, वो चाहे कितना भी प्रोफेशनल लाइफ में हो, लैंग्वेज उनका गुजराती ही होता है। तो मैं गुजरात में इसलिए स्विच किया हूँ कि यहाँ का मुझे कल्चर देखना है, यहाँ का मुझे फेवरेट क्या है, यहाँ पे लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे लोगों को क्या पसंद है, नापसंद है, लोग यहाँ पे क्या मनाते हैं ज़्यादा, लोग यहाँ पे कैसे बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी का कल्चर क्या है, यहाँ पे कंपनी में पॉलिटिक्स कितना है, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मुझे स्विच करना पड़ा है जॉब। और मैं हिमाचल में था, तो हिमाचल में काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे हिमाचल में, क्योंकि जो लोग थे वो काफ़ी पोलाइट हैं, मतलब बहुत काइंड है उनके अंदर यार। और मैं सोलन में था, तो सोलन में काफ़ी काइंडनेस है लोगों में, मतलब सब समझ लो कि तुम किसी से लिफ्ट मांगोगे ना कहीं जाने के लिए, तो वो तुरंत लिफ्ट दे देंगे भाई। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि नहीं, कुछ शक वक नहीं नहीं करते हैं। और वहाँ पे ना मारपीट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो लड़ाई झगड़े को प्रायोरिटी नहीं देते हैं ज़्यादा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा हिमाचल में, सोलन में। बाकी जगह का तो नहीं पता, बाकी मैं मनाली गया, कुल्लू गया, उधर घूमने गया था मैं। तो उस साइड में मुझे उतना ये नहीं लगा कि कोई लड़ाई झगड़े को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि देखो हिमाचल जो स्टेट है ना, वो ज़्यादातर टूरिस्ट से ही चलता है, क्योंकि वहाँ पे उतना कोई बिजनेस नहीं है। मतलब बिजनेस इन द सेंस कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां उधर नहीं है हिमाचल में, समझ रहे हो? जिस मनाली साइड, क्योंकि मनाली साइड सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ही जाते हैं। तो मनाली में एक चीज़ मैंने देखा कि हर घर में होटल बना रखे हैं। जिसका घर है ना, वो होटल बना रखे हैं अपने घर को। मतलब सब अपने रूम को 1 दिन 2 दिन के लिए रेंट से जो जाते हैं टूरिस्ट, उनको देते हैं। अपने घर में सब ने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, समझ लो खाना-पीना बनाने का, होटल टाइप का, वो बना रखे हैं सब। तो वो चीज़ हिमाचल में मुझे देखने को मिला कि सब पोलाइट हैं, इसलिए शायद कि उनका जो रोजी-रोटी है वो बाहर से, बाहर के स्टेटों से ही चल रहा है। ये चीज़ मुझे लगा। बाकी हिमाचल में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं अभी, और हुआ है काफ़ी पिछले 2-4 साल में। तो काफ़ी मुझे क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है वहाँ पे, जहाँ पर
18 डिग्री 20 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर होता था, वहाँ पे 30 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर करके और वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं, अलग से पेड़ पौधे लगाए नहीं जा रहे हैं। और जब भी देखते हो कि बाढ़ वगैरह आता है ना, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे नुकसान होते हैं वहाँ पे। तो उसका कोई रख रखाव बचाव कुछ नहीं है, वो चीज़ नहीं ध्यान दे रहे हैं कोई। तो धीरे धीरे बहुत से पहाड़ हैं जो टूटते जा रहे हैं, बहुत से पेड़ पौधे हैं वहाँ पे जो खत्म होते जा रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे हिमाचल में देखने को मिला और काफ़ी अच्छा लगा मुझे हिमाचल। ये चीज़ मैं दिल से बोलता हूँ कि हिमाचल मुझे बहुत अच्छा लगा था रहने के मामले में। और मैं अभी गुजरात में आया हूँ, तो गुजरात में देखो बहुत गर्मी है। मतलब अभी जनवरी का मंथ है और जनवरी में इतनी गर्मी है कि समझ लो मैं यहाँ पे देख रहे हो बिना शर्ट का वीडियो बना रहा हूँ। तो समझ लो कि कितनी गर्मी है यहाँ पे। और पिछले दिसंबर नवंबर कभी आज तक मैंने स्वेटर नहीं पहना यहाँ पे, समझ लो इतना। और आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं हिमाचल से आया हूँ तो शायद उस कारण से भी मुझे ज़्यादा गर्मी लग रहा हो, क्योंकि वहाँ पे गर्मी झेलने की आदत नहीं थी मुझे। क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे वहाँ पे 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री तक मिला है। और यहाँ पे अभी ठंडी में 25 डिग्री 26 डिग्री है, जो कि हिमाचल में मुझे गर्मी में इतना मिला था 25 डिग्री 26 डिग्री। पर यहाँ गुजरात में मुझे अभी ठंडी में मिल रहा है यहाँ मैक्सिमम 25 डिग्री 26 डिग्री। तो यहाँ का मदर नेचर, यहाँ का जो मदर नेचर मतलब एनवायरनमेंट जो है, मदर नेचर सूट नहीं हो रहा है अभी। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है तो थोड़ा सूट करने में टाइम लगेगा मुझे। और बाकी जो यहाँ का लोगों का कल्चर है, लोगों का बात करने का तरीका है, वो भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्योंकि तुम यहाँ के गाँव वगैरह में चले जाओ ना, जैसे जो रूरल एरियाज हैं, जो गाँव वाले एरियाज हैं ना, उनमें चले जाओ तो वहाँ पे कोई लोगों का ना बात करने का सेंस नहीं है। मतलब बात करने का एक तरीका नहीं है। कोई आप करके तो तुमसे बात नहीं करने वाला, और ना तुम करने के बात करने वाला है। वो सीधा बोलेगा तुम। वो चाहे तुम कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, और वो तुमसे कितना भी बड़ा है छोटा है, सब तू तड़ाक करके बात करेंगे। तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है। इवन एक समझ लो कि कितना भी छोटा बच्चा भी हो ना, वो भी तुम्हें तू करके बात करेगा। ये चीज यहाँ के गाँव में देखा है मैंने कुछ कुछ जगह पे, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ आपकी बात कर रहा हूँ, बाकी जगह पे देखा नहीं है मैंने कि क्या कल्चर है। तो ये चीज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ पे, कि यहाँ के लोगों का बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग वे में है, तू तड़ाक करके। देखो तू तड़ाक सब जगह चलता है, लेकिन एक होता है ना कि अगर कोई मान लो बड़ा है मेरे से, कोई सीनियर है मेरे से, तो उसका रिस्पेक्ट करना, उसको आदर करना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। वो चीज़ मैंने देखा प्रोफेशनल लाइफ में भी, बहुत से लोग हैं जो तू तड़ाक करते ही हैं, वो चाहे सीनियर हो या जूनियर हो। तो ये चीज़ मुझे गुजरात में आकर के फेस करने को मिला है। बाकी जो अभी जॉब कर रहे हैं, वो चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, जैसे मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ। इससे पहले मैं देखो बहुत जॉब कर चुका हूँ। मैं हिमाचल में था ना, तो मुझे वहाँ पे कंपनी में ना काफ़ी पॉलिटिक्स मिला था। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं होता है, पॉलिटिक्स हर जगह होता है। लेकिन मैं जब हिमाचल में था ना, तो वहाँ के ऑफिस में मुझे पॉलिटिक्स मिला था। तो वहाँ के जो लोग थे ना, मेरे सीनियर वगैरह या फिर मेरे मैनेजर, वो सब बोलते थे कि अभी तुम फ्रेशर हो, अभी तुम स्टार्ट किए हो यहाँ पे जॉब, तो तुम्हें अभी बहुत से पॉलिटिक्स झेलने को मिलेंगे। तो मैं सोचता था कि यार ऐसा हर जगह कल्चर है क्या? तो मुझे लगा, फर्स्ट कंपनी था मेरा, तो मुझे लगा कि शायद इस कंपनी में ही ऐसा होगा। तो वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम रहा। तो एक चीज़ देखने को मिला कि वहाँ पे पॉलिटिक्स ना इस टाइप से नहीं करते थे लोग, जितना और जगह पे करते हैं। मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में जो होता है ना, आईटी फील्ड में जो सबसे ज़्यादा होता है, उस टाइप का पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ पे। और उससे भी कम मुझे पॉलिटिक्स वहाँ पे मिला था जब मैं नर्सिंग स्टाफ में था। मैं देखो सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ में था, नर्सिंग स्टाफ छोड़ करके मैं फिर मेडिकल स्टाफ में गया। मेडिकल स्टाफ छोड़ करके फिर मैं एज ए ट्रेनर जॉब किया, और एज ए ट्रेनर जॉब छोड़ करके मैं अभी फार्मास्यूटिकल फील्ड में हूँ। तो जब मैं नर्सिंग स्टाफ में था, मेडिकल स्टाफ में था, जिम ट्रेनर में था, तब तक मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं मिला। और आई थिंक मुझे पॉलिटिक्स वहाँ पे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था। कोई ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब पे डिपेंड था मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। मतलब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बस जॉब करता था, इससे ज़्यादा नहीं। मैं नर्सिंग स्टाफ में रहा तो भी वहाँ 5-6 घंटे जॉब करता था। मेडिकल स्टाफ में रहा वहाँ पे भी 5-6 घंटे जॉब करता था। जिम ट्रेनर में रहा वहाँ पे भी 5-6 घंटे जॉब करता था, 1-2 घंटे एक्सरसाइज लेके 8 घंटे हो जाते थे वहाँ पे।
पर वहाँ पे मुझे उतना पॉलिटिक्स नहीं मिला जितना मुझे अभी फार्मास्यूटिकल फील्ड में मिल रहा है। मतलब पिछली कंपनी का कल्चर में देखा मैंने कि पॉलिटिक्स तो था वहाँ पे, लेकिन इतना पॉलिटिक्स नहीं था जितना अभी इस साइड मुझे पॉलिटिक्स मिल रहा है। और देखो, जो भी स्टार्ट करते हैं ना अपना जॉब, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि यार, जॉब है, जिंदगी नहीं है, ठीक है? इसलिए अपने ऊपर किसी को डिपेंड मत करना, ताकि तुम कभी जॉब छोड़ दो ना तो कोई मर जाए तुम्हारी वजह से किसी को दिक्कत है। वो चीज मत करना कभी, क्योंकि तुम अगर किसी को अपने ऊपर डिपेंड कर दोगे ना, तो तुम जॉब छोड़ने से पहले सोचोगे 10 बार 20 बार। जॉब छोड़ने से पहले तुम्हें डर लगेगा, समझ रहे हो? तो तुम्हें बॉस कुछ बोलेगा भी ना, वो चीज लीगल हो या इलीगल हो, सही हो गलत हो, वो चीज नहीं देखेगा। वो चीज तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंड है ना, तो वो चीज तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खर्चे चलाने हैं आगे के, तुम्हें आगे की जिम्मेदारियां लेनी है। वो चीज तुम्हें मजबूरी कर देगा, वो चीज, समझ रहे हो? मजबूर बन जाओगे तुम, तो वो चीज मत करना। क्योंकि बहुत से लोग देखता हूं मैं कि बहुत कम एज में शादी कर लेते हैं, 20 साल 22 साल 25 साल की एज में शादी कर लेते हैं। तो वो चीज ना, अपने शादी करके और अपने वाइफ को अपने ऊपर डिपेंड कर देते हैं, और अपने वाइफ को अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, तो दोनों दिक्कत में होते हैं। हस्बैंड भी दिक्कत में होता है, क्योंकि वो अपने वाइफ को अपने ऊपर डिपेंड बना दिया है। और वाइफ भी दिक्कत में होती है, क्योंकि उसे हस्बैंड ने एक कब्जा कर रखा है, ऐसा लगता है कि उसको आजाद नहीं छोड़ा गया, वो उड़ नहीं पा रही है, उस टाइप का लगता है। इस पे आऊंगा मैं बाद में, पहले मैं कंपनी के वर्किंग कल्चर पे बात कर लूं। तो जो भी एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो ना, तो अपने ऊपर किसी को ऐसा डिपेंड मत करना कि तुम्हें जॉब छोड़ने के बाद कोई दिक्कत आए, या फिर कोई तुम्हारे जॉब छोड़ने से किसी को प्रॉब्लम हो। नहीं जम रहा है जॉब में, चेंज कर दो। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें पॉलिटिक्स मिल रहा है तो स्टार्टिंग में 4 महीने 6 महीने देखो। 4 महीने 6 महीने तक तो तुम्हें जो सीनियर हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे बॉस हैं, जो तुम्हारे मैनेजर हैं, जो तुम्हारा मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तो तुम्हें दबाएगा, वो दबाने की कोशिश करेगा। जैसे मुझे दबाया गया, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि तुम्हें दबाया जाएगा, तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, मतलब शोषण किया जाएगा, समझ रहे हो? स्टार्टिंग में तुम्हें 4 महीने 6 महीने तक शोषण किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हो सकता है हैबिट हो जाए। जैसे मुझे तो हैबिट नहीं हुआ है कि इतना मैं पॉलिटिक्स झेलूं। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स झेलने की आदत नहीं है, मैं झेल सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे साथ पॉलिटिक्स करे। मेरा देखो सीधा सा फंडा है, नॉट एवरीवन एट योर वर्क प्लेस इज योर फ्रेंड। जस्ट डू योर जॉब, लर्न समथिंग न्यू, गेट पेड एंड गो होम। मतलब अपना जॉब करो, कुछ नया सीखो, पैसे लो, घर जाओ, बस यही फंडा होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जॉब में ना सबका यही फंडा होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी को टॉर्चर करे, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करे, क्योंकि मेंटली टॉर्चर देखो तुम्हें जॉब में मिलेंगे। और ये चीज़ मुझे पिछले जॉब में काफ़ी मिला था। पर 4-6 महीने बाद मैं ठीक था, 4-6 महीने तक तो मुझे काफ़ी मिला था। पर 4-6 महीने तक मैं दब के रहा ना, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब 6 महीने हो गए, मैं इससे ज़्यादा नहीं दब सकता हूँ। तो 4-6 महीने बाद मैंने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैंने आवाज़ उठाया तो फिर सब दब गए। वो चीज़ होता है। तो तुम अपने अप, अपने जो ऊपर काम की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको अच्छे से निभाओ। जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कंपनी से, वो चीज़ तुम अपना करके दो। बस इससे मतलब रखती है कंपनी कि तुम कंपनी के लिए काम कितना कर रहे हो। अगर तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो और तुम्हारे सीनियर, तुम्हारे मैनेजर, तुम्हारे जो भी ऊपर बंदे हैं, जो तुम्हारे सीनियर हैं, वो काम अगर वो डेडिकेटेड नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको दिक्कत होती है कि जो मेरा जूनियर है उसकी तारीफ कैसे हो रही है, उसको आगे कैसे प्रमोट किया जा रहा है। ये चीज़ ना काफ़ी सीनियर्स को खटकती है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है उन्हें, इसलिए वो पॉलिटिक्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है? तो इसलिए तारीफ होती है तो थोड़ा पॉलिटिक्स होता है। ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में समझ में आ गया था, और मेरे जो 1-2 सीनियर थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो वो लोग बोल रहे थे कि जितना हो सके कोशिश करना कि तेरी तारीफ ना हो कहीं, ठीक है? क्योंकि तारीफ होगी तो सीनियर जो होते हैं वो दबाना स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे सीनियर से सीखने को मिला था। 1-2 सीनियर मिले थे जो काफ़ी सपोर्टिव थे। और मैं तो बोलूँगा कि जिसको सीनियर, मैनेजर, बॉस जो भी हैं, वो अगर सपोर्टिव मिल गए हैं ना, तो यार लाइफ तुम्हारा अच्छा है, समझ लो। क्योंकि बहुत सी जगह देखा हूँ मैं कि सीनियर और मैनेजर, बॉस, ये सब जो होते हैं ना, ये सपोर्टिव नहीं होते हैं भाई। स्टार्टिंग में तो पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे। वो तुम चाहे
फ्रेशर हो, स्टार्टिंग किए हो जॉब, या फिर तुम एक्सपीरियंस लेकर के आए हो, स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स तो होगा। ये चीज़ मैं अपने जीवन में देख चुका हूँ, ये चीज़ अपने जॉब में देख चुका हूँ कि स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ जॉब में पॉलिटिक्स होगा। लेकिन 4 महीने, 6 महीने तक देखना, अगर नहीं ठीक लगता है, आवाज़ उठाना। मैं तो बोलूँगा कि अगर जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उनके साथ अगर पॉलिटिक्स हो रहा है, तो मैं तो बोलूँगा कि अपने काम के ऊपर डेडिकेटेड रहो। अगर तुम्हारा काम के ऊपर डेडिकेटेड है, तुम अपने काम के ऊपर डेडिकेटेड हो, तुम अपना काम बखूबी निभा रहे हो, तो मैं बोलूँगा किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जॉब की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी है इंडियंस में। स्किल्स की कमी है, अगर स्किल्स होगा तुम्हारे पास, तो तुम्हें जॉब बहुत सारे मिल जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए जॉब के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना, अपना मेंटल हेल्थ मत बर्बाद करना। मैं कभी बर्बाद नहीं करता हूँ। मैं सिंगल इसीलिए हूँ अभी तक कि मैं अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ ये ऑफ़िस पॉलिटिक्स में, और ना मैं किसी से ज़्यादा मतलब रखता हूँ। जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो मुझे मैनेजर ने असाइन किए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ मैं बखूबी निभाता हूँ। उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ, करने लायक है, सीखने लायक है, तो मैं हमेशा उसके लिए क्यूरियस रहता हूँ। अगर कोई चीज़ सीखने के लिए है, तो मैं हमेशा सीखने के लिए क्यूरियस रहता हूँ। वो चाहे किसी भी चीज़ से हो, अपने फ़ील्ड से हो, किसी और फ़ील्ड से हो, या फिर लाइफ़ से रिलेटेड हो, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, लाइफ़ से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, मुझे नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ। जैसे मैं जॉब में भी देखो अलग-अलग फ़ील्ड में स्विच करता हूँ। तो अभी मैं जॉब स्विच किया हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी मुझे यहाँ पे भी कंपनी में पॉलिटिक्स मिल रहा है अभी, ऐसा नहीं है। पर मैं ज़्यादा दिन तक देखो पॉलिटिक्स झेलता नहीं हूँ। अगर तुम मेरे से बोलोगे कि नहीं, तुम पॉलिटिक्स करके, तुम भी पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ो, तो वो चीज़ मेरे से नहीं होगा। और मैं जानता हूँ कि जो डेडिकेटेड बंदे होते हैं ना, जो काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, वो बंदे ना मारे जाते हैं यार पॉलिटिक्स में। तो एक सीनियर मैनेजर, बॉस, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यार मत करो पॉलिटिक्स उनके साथ। जो बंदे डेडिकेटेड होते हैं ना अपने काम को लेकर, वो बंदे फिर फालतू में मारे जाते हैं यार। उनका काम करने की जो मनोबल होता है ना, वो गिर जाता है। मतलब इतना गिर जाता है कि वो सोचते हैं कि यार कहाँ फंस गया मैं। तो वो चीज उनको थोड़ा स्पेस दो। जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने जॉब पे जाता हूँ ना, तो मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, अपना काम किया चुपचाप। जो बोल रहा है, कोई सीनियर कुछ बोल रहा है कि मेरे बारे में बगल वाला क्या बोल रहा है, मेरा कलीग क्या बोल रहा है, मेरे मैनेजर क्या बोल रहे हैं, मेरे बॉस क्या बोल रहे हैं, मैं मतलब नहीं रखता हूँ। अगर मेरे बारे में कुछ बोलना है, मेरे मुंह पे आके बोलो कि हाँ अंकित, ये चीज़ गलत है तेरे बारे में, ये चीज़ सही है तेरे बारे में, तो उस चीज़ पर मैं वर्क करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे पीठ पीछे अगर कोई बोलता है ना कि यार अंकित के साथ ऐसा करना है, अंकित ऐसा कर रहा है, अंकित ये, अंकित वो, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं पॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहता हूँ। देखो पहली बात तो, मैं पिछली कंपनी में भी था, तो मैं खोल करके बोला था कि यार देखो पॉलिटिक्स में मुझे खींचो मत, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स में हाथ डाल दिया तो फिर कोई सही सलामत हाथ नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स खेलता नहीं हूँ। और पॉलिटिक्स यार क्या खेल रहे हो तुम यार, कंपनी है और कंपनी के लिए तुम एम्प्लॉय हो। कंपनी रिप्लेस कर देगी तुम्हें, तुम मरोगे ना, कंपनी तुम्हें रिप्लेस कर देगी तुरंत। तुम्हारे बारे में कंपनी थोड़ी सी भी नहीं सोचेगी, ठीक है, कि तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिना कंपनी नहीं चलेगी। भाई तुम जस्ट एन एम्प्लॉय, यू यू आर ए एम्प्लॉय। ये चीज दिमाग में बैठा लो। वो चाहे मैनेजर हो, बॉस हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, मैं बोलता हूँ कि तुम एक एम्प्लॉय हो बस कंपनी के लिए। जब तक तुम्हें कंपनी जब तक तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तब तक कंपनी के लिए तुम वैल्यूएबल हो, तब तक कंपनी तुम्हें पैसे दे रही है, तब तक तुम्हें कंपनी सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। जब तुम कंपनी के लिए काम करना बंद कर दोगे, कंपनी सब कुछ छोड़ देगी तुम्हारे लिए। कंपनी है तुम्हारा, कंपनी फैमिली नहीं है, समझ रहे हो? जैसे फैमिली वाले होते हैं ना कि चलो नहीं, कुछ दिन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो फैमिली वाले बैठा के खिला भी देंगे 2 महीने, 4 महीने, साल भर। लेकिन कंपनी के लिए अगर तुम एक दिन भी, 1 महीना भी अगर तुम काम नहीं किए ना, तो ये मत सोचो कि कंपनी तुम्हें बैठा के खिला देगी। ये चीज नहीं कर पाएगी कंपनी तुम्हारे लिए, ठीक है? कुछ कुछ जगह है, एक्सेप्शन में बोल सकते हैं, जहां पर कि लोग 20-20 साल, 25-25 साल पूरी जिंदगी गुजार दिए कंपनी में, तो वो कंपनी फिर उस एम्प्लॉय के बारे में सोचती भी है। लेकिन तुम अभी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हुए हैं अभी कंपनी में आए हुए, और तुम दूसरों के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो कंपनी के लिए, तो तुम कंपनी तुम्हें भी वैल्यू नहीं देती है भाई। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। मैं सीनियर हो, जूनियर हो, मैनेजर हो, बॉस हो, सबको मैं बोलता हूँ कि कंपनी तुम्हें वैल्यू नहीं करती है फिर, समझ रहे हो? तो सबसे देखो, यही एक रिक्वेस्ट है जो भी जॉब कर रहे हो, कि जॉब कर रहे हो तो जिंदगी जीने के लिए जॉब करो यार। पैसों के लिए जॉब मत करो। पैसों के लिए जॉब करोगे नहीं कर पाओगे जॉब।
मैं सच बोल रहा हूँ। जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, फार्मास्यूटिकल फील्ड में हो, आईटी सेक्टर में हो, नॉन फार्मास्यूटिकल में हो, या फिर किसी भी सेक्टर में, फील्ड में, किसी भी जॉब में हो, मैं यही बोलूंगा कि जॉब है, जिंदगी नहीं है। तुम मरोगे नहीं खाए बिना। मतलब दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, समझ रहे हो ना, 8 बिलियन। और तुम सर्च करोगे ना इसके बारे में, एक सेकंड में सर्च करके देखता हूँ कितने हैं अभी। मेरे पास लैपटॉप है अभी हाथ में और फोन भी है, सो जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। मैं तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ ना, एक सेकंड रुक जाओ बस। पॉपुलेशन रेशियो ऑफ ह्यूमन एंड मैमल्स ऑन द अर्थ। 130 बिलियन, एटलीस्ट 130 बिलियन जानवर है भाई पूरे। तो तुम इंसान हो, तुम मरोगे नहीं खाए बिना, कि जॉब छोड़ दोगे तो तुम मर जाओगे, ये मत सोचो बिल्कुल भी। मैं यही बोलूंगा कि तुम, जॉब है, जिंदगी नहीं है, इतना मत सोचो जॉब के बारे में। नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा कम पैसे कमा लो लेकिन जिंदगी जियो। मेरा यही सबको सलाह है, क्योंकि मैं देखो काफी लाइफ से रिलेटेड वीडियोज देखता हूँ। जैसे मतलब लाइफ से रिलेटेड क्या, मतलब एक सच्चाई से रिलेटेड बोल सकता हूँ। जैसे मैं सुनता हूँ, देखो रजनी सोसो, आचार्य प्रशांत जी को। तो ये सब ना एक लाइफ की बहुत गहरी बातें बोलते हैं, लाइफ के बारे में ना बहुत गहरी बातें बोलते हैं। तो ये सब चीजें मुझे बहुत सुनना पसंद है। तो मैं बोलूंगा कि अपने आप को जानो, अपने लाइफ को जानो, तुम आए काहे के लिए हो, तुम्हारा मकसद क्या है आने का, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें सीखो। एंड ये तो हो गया देखो ऑफिस के पॉलिटिक्स और बाकी देश दुनिया की बातें। अगर मैं शादी की बात करूं तो मैरिज के बारे में देखो मेरा यही कहना है कि तुम 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल कभी भी शादी करो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर रखा है कि शायद लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों की 18 साल एज होना चाहिए शादी करने के लिए। सो वो चीज़ एक गवर्नमेंट ने इसलिए फिक्स किया है ताकि जो लोग कम एज में शादी कर ले रहे हैं, 18 साल से कम में कर रहे हैं, वो ना करें। क्योंकि समाज का भी दबाव देखो बहुत ज़्यादा होता है कि अगर तुम 25 साल, 30 साल से ज़्यादा के हो गए हो तो उनको लगता है कि बेकार है अब ये, फालतू शादी वादी नहीं करेगा अब ये, और ना कभी होने वाली है इसकी। तो 20, 25 मैक्सिमम 30 तक जाते जाते समाज का भी दबाव होता है इतना कि लोग कर लेते हैं शादी। लेकिन मैं बोलूंगा कि समाज के बारे में मत सोचो, समाज तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है इतना, ठीक है? कि तुम समाज के दबाव में आकर के शादी कर ले रहे हो, फिर अपने वाइफ को अपने ऊपर डिपेंड बना रहे हो। तो अगर तुम अपने वाइफ को अपने ऊपर डिपेंड बनाते हो ना, तो एक तरीके से समझ लो कि वाइफ के गुलाम हो रहे हो तुम। देखते हो ना कि तुम हर एक छोटी चीजें नोटिस करना, जब भी तुम कुछ काम करोगे ना तो उसके पीछे रीजन ढूंढना कि मैं कर क्यों रहा हूँ। अगर देखना कि तुम्हारी वाइफ जब बोलती है ना कुछ, तो तुम सुनते हो उस चीज को। तुम, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, तुम्हें सुनना पड़ता है उस टाइम पे, समझ रहे हो? और वो देखो, मैं मानता हूँ कि जो आदमी है, जो मर्द जात है ना, वो एक फिजिकली सिर्फ मजबूत होते हैं, इमोशनली मजबूत नहीं होती। इसीलिए लड़कियां फिजिकली कमजोर होती हैं, मुझे जहां तक लगता है। और ऐसा नहीं है कि सब फिजिकली कमजोर हैं, बट 90% फिजिकली कमजोर होती हैं, लेकिन वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो तुम्हें इमोशनली इतना गिरा देंगी ना कि तुम्हारा फिजिकली स्ट्रांग होना वहां पे कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए किसी भी शादी में फंस रहे हो या फिर किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि तुम देख के शादी करो। क्या देख के? कि मैं उसके साथ रहूंगा या फिर मैं उसके साथ रहूंगी, तो क्या वो
मुझे वो आज़ादी दे पाएगा जो मैं सिंगल लाइफ में आज़ाद हूँ, उतना आज़ादी मुझे मिल पाएगा, या फिर मुझे उतना आज़ादी मिल पाएगी कि नहीं शादी के बाद? अगर वो चीज़ है, दोनों के बीच उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो मैं बोलूँगा कि शादी कर लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लग रहा है तुम्हें कि शादी के बाद मैं स्टक होने वाला हूँ, एक जगह फँस जाने वाला हूँ, मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, यहीं पे रहना पड़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, या फिर मुझे इसके गुलाम होने जैसा फ़ील होगा, तो मैं बोलूँगा कि मत करो शादी। एंड इन द केस अगर तुम्हारा शादी हो भी गया है, अगर या तुम्हारी शादी हो भी गई है, तो मैं यही सलाह दूँगा कि अगर तुम्हारा शादी नहीं चल रहा है, नहीं बन रहा है दोनों के बीच में, तो दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों की आपसी समझौता करके सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ, ठीक है? जो लड़कियाँ हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं, जो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, उनको मैं बोलूँगा कि अपने हस्बैंड के ऊपर इतना एलिमनी का केस मत करो कि मुझे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मुझे एलिमनी चाहिए। क्योंकि देखो इंडिया में मुझे लगता है कि दहेज के पीछे ना बहुत बातें उठती हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज बंद होना चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन जब एलिमनी की बात आती है तो वहीं पे लड़की के घर वाले या फिर लड़की के माता पिता जो होते हैं, वो ये चीज़ नहीं बोलते हैं फिर कि एलिमनी गलत है, मैं नहीं लूंगा या फिर अपने बेटी को नहीं लेने दूंगी। वो चीज़ फिर वो नहीं बोलते हैं। ये मुझे दिखता है क्योंकि अभी मैं रिसेंट जो केस देख रहा हूँ, 3-4 केस, जिसमें कुछ-कुछ लेडीज़ें हैं जो सिर्फ़ एलिमनी के लिए, सिर्फ़ पैसों के लिए शादी करके और किसी से 50 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 10 करोड़ ऐसे पैसे ले रही हैं एलिमनी के नाम पे। तो एलिमनी के नाम पे एक मर्द को मेंटल स्ट्रेस मत दो। वो एक मेंटल स्ट्रेस से अगर मान लो तुमसे सेपरेट होके अलग हो रहा है तो उसे थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होगा, बट उसे फिर से स्ट्रेस मत दे दो एलिमनी के नाम पे कि एलिमनी के नाम पे तुम उससे 50 लाख 1 करोड़ रुपए मांग लो और वो मर्द, वो एक इंसान मतलब उस चीज में जूझ करके मर जाए, पूरी जिंदगी वो और खत्म कर ले। तो इस कारण से भी बहुत से लोग डाइवोर्स नहीं लेते हैं या फिर बहुत से लोग सेपरेट नहीं होते हैं क्योंकि उनको एलिमनी देना पड़ेगा। तो मेरा देखो आने वाले जनरेशन के लिए यही एक सलाह है कि अगर तुम शादी करते हो इनके, तो मैं यही बोलूँगा कि एक एग्रीमेंट साइन करवा लो पहले कि हाँ, इन केस अगर हमारे अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इन केस, तो अगर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो हम किसी से कोई एलिमनी के नाम पे पैसे नहीं लेंगे, ना तो हम किसी के ऊपर कुछ दबाव बनाएँगे। और ये चीज़ शादी से पहले ये भी होना चाहिए कि तुम दहेज ना लो, ठीक है? अगर तुम दहेज ले रहे हो और तो फिर अगर तलाक के बाद लड़की एलिमनी माँग रही है तो फिर वो जायज़ है। अगर तुम लड़की से 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख दहेज ले रहे हो और फिर सोचते हो कि मैं शादी तोड़ने के बाद, तलाक देने के बाद मैं एलिमनी नहीं दूंगा, तो वो चीज़ तो फिर गलत है। देखो मैं दोनों के बीच में बोल रहा हूँ कि अगर तुम शादी कर रहे हो तो बिना दहेज के करो, दहेज मत लो। और इन केस अगर तुम शादी कर लिए, फँस गए उस जगह, अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें कि नहीं शादी में फँस गया हूँ मैं, मुझे अब कुछ और रास्ता नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले बैठ कर के दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सोचो, समझो, बात करो एक-दूसरे से कि क्या दिक्कत है, क्या इश्यू है और सामने वाले को समझाओ अपनी बातें। अगर नहीं बनती है बात, बहुत कोशिश कर लिए, नहीं बन रही है बात, कुछ दिन के लिए अलग रहो, कुछ दिन के लिए अलग-अलग हो जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डाइवोर्स लेके ही अलग हो जाओ, कुछ दिन के लिए अलग हो जाओ। क्योंकि देखो शादी करना आई थिंक ईज़ी है, बट मुझे जहाँ तक लगता है डाइवोर्स लेना मुश्किल होता है बहुत। क्योंकि अगर तुम डाइवोर्स लेते हो तो सबसे पहले तो एक लड़के की और लड़की की दोनों की ज़िंदगी समाज के हिसाब से बहुत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों तो अब कुछ नहीं कर पाएँगे लाइफ में, कुछ खत्म हो गया इनका सब कुछ। वो चीज़ लगता है, बट बहुत से मैं स्टोरी देखा हूँ, बहुत से कहानी सुना हूँ मैं कि जिसमें लड़की तलाक लेने के बाद बहुत कुछ कर दिए अपने लाइफ में, बहुत बड़े-बड़े सपने जो थे वो साकार किए उसने। तो वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे अंदर जज़्बा है कुछ करने का, तो कर सकते हो आप। बट
मैं बोलूँगा कि अगर शादी में फँस गए हो, कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए हैं, तो नहीं तोड़ पा रहे हो शादी, तो अलग-अलग हो जाओ। अगर डाइवोर्स नहीं भी ले पा रहे हो, तो अलग-अलग रह लो। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग-अलग रह लो। ये मेरा शादी के लिए सलाह है, जो लोग शादी कर लिए हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि 99.9% ऑफ मैरिज, जो शादियाँ होती हैं आज के दिन में, वो सिर्फ़ सेक्स के लिए होता है आई थिंक। क्योंकि उनको अनलिमिटेड सेक्स मिल जाता है शादी के बाद। ये लगता है उन लोग को शादी से पहले कि हमें अनलिमिटेड सेक्स मिल जाएगा, लेकिन शादी के बाद वो चीज़ नहीं मिलती है तुम्हें अनलिमिटेड। जिस चीज़ के लिए तुम शादी करते हो वो चीज़ मिलती नहीं है, तो फिर तुम्हारे अंदर तूफान उठता है, फिर तुम्हें गुस्सा आता है, फिर तुम चिड़चिड़ापन होते हो कि साला सोचा क्या था, हो क्या रहा है। क्योंकि लगता है सेक्स अगर तुम शादी से पहले कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि शादी के बाद मुझे सेक्स मिलने वाला है अनलिमिटेड, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर आई थिंक एक लड़की या फिर एक लड़के को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है। बाकी एक लड़का या लड़की से पहले ना तुम इंसान बनो। इंसान की मतलब तुम अगर सामने वाले के साथ रह रहे हो या फिर रह रही हो, तो सबसे पहले उसके अंदर इंसान देखो कि इंसान है वो, उसके अंदर समझ है सही गलत की, उसको परख है, दुनिया की समझ-बूझ है। यार 20 साल 25 साल में क्या समझ होता है? मुझे नहीं लगता है कि कुछ समझ होता है यार 20 साल 25 साल में। और लोग शादी कर कर के बैठे हुए हैं 20 साल 25 साल में। भाई क्या समझ होती है? एक लड़का उस टाइम पे ना देश दुनिया का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो तक नहीं जानता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है देश दुनिया की। उसको देश दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, और वो शादी करके फंसे हुए हैं भाई जिंदगी में। क्यों? इतना मजबूरी क्या है शादी करने की? सेक्स के लिए मर रहे हो क्या इतना? एक बार देखते नहीं हो सेक्स करने के बाद तुम्हें कैसा लगता है कि यार क्या कर लिया मैंने? लगता है ना सेक्स करने के बाद कि यार पहले तो बहुत अंदर से होती है कि नहीं करना है सेक्स। करने के बाद तुम्हें लगता है ना कि यार छोड़, इससे अच्छा तो ब्रह्मचर्य है। लगता है ना तुम्हें कि नहीं करना है मुझे, ये वो बहुत से तुम्हारे थॉट्स आते होंगे दिमाग में। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर तुम शादी कर भी लिए हो उस हिसाब से कि तुम्हें लगता था कि नहीं सिर्फ सेक्स की वजह से मैंने शादी कर लिया, तो सामने वाले को आज़ाद करो, अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने सेक्सुअल अर्जेज पर कंट्रोल करो, अपने ज़िंदगी को आगे अगर बढ़ाना चाहते हो, तो फिर उस हिसाब से दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलना पड़ेगा। बाकी शादी के बारे में देखो, मेरा कोई अभी ख़्याल नहीं है कि मुझे शादी करना है, नहीं करना है। मैं जब पर्सनल बता रहा हूँ मैं, कि मेरा कोई पर्सनल अभी शादी करने का कोई ख़्याल नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है और मुझे जहाँ तक देख पाता हूँ मैं, जहाँ तक समझ पाता हूँ मैं, मुझे लगता है कि अकेला ज़िंदगी गुज़ारना ज़्यादा बेटर है। इन द सेंस ऑफ अभी जिस वे में शादी कर रहे हैं लोग, उस वे में, कि मुझे अकेला ज़िंदगी गुज़ारना ज़्यादा बेटर लगता है। बट देखो, क्या होना है, नहीं होना है, वो आगे पता चलेगा, ठीक है? और वो कोई जान नहीं रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, वो कोई नहीं जान रहा है, ठीक है? कि किस कंडीशन में हम फँस जाएँगे, क्या मजबूरी आ जाएगी। तो उस कंडीशन में एक एक्सेप्शनल हो सकता है कुछ। लेकिन मेरा अभी पर्सनल जो मैं बताऊँ तो मेरा कोई शादी करने का अभी प्लानिंग नहीं है। सेकंड थिंग, मुझे देश दुनिया घूमना है और अभी मुझे जानना है यार, मुझे सब चीज़ जानना है। सब चीज़ जानने के लिए ना मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा। एक किसी की बात सुनी थी मैंने कि तुम जितना बाहर दुनिया जानते जाओगे ना, तुम उतना अंदर से शांत होते जाओगे। देखना जो साधु संत होते हैं या फिर कोई भी लोग होते हैं, वो जितना दुनिया के बारे में, देश दुनिया के बारे में जानते हैं ना, वो उतना अंदर से शांत हो जाते हैं। क्योंकि अगर तुम बाहरी जानने लगे मतलब तुम अंदर से शांत होते जाओगे। अगर तुम्हें बाहर की दुनिया के परख ही नहीं है, बाहर के लोगों के जानने का कुछ जानने समझने का कुछ नहीं है, तो फिर तुम अपने अंदर शांति ढूंढ ही नहीं पाओगे। अपने अंदर ना तुम्हारा मन भटकता रहेगा यहाँ वहाँ। तो किसी भी चीज को जान लोगे ना बाहर, तो तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। ये चीज बड़ा बोलते हैं कि अगर तुम बाहरी की दुनिया नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारे अंदर खलबली रहेगी।
अगर तुम बाहर का दुनिया समझ गए हो तो तुम्हें अंदर शांति मिलने लगेगी। तुम्हें लगने लगेगा कि बाहर सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, असली क्या है, नकली क्या है। जब तुम परख जाओगे, समझ जाओगे, तो तुम्हें अंदर की अपनी जो शांति होती है ना, वो मिलने लगेगी तुम्हें। ठीक है। सो आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल। एंड मेरा जो 2024 का गोल था, वो चीज़ मैं काफ़ी अचीव कर चुका हूँ। जैसे मेरा था कि यूट्यूब पर आकर के करीब 1000-2000 तक सब्सक्राइबर कर लेना है। बट आप लोगों के सपोर्ट से मैं अभी 7500 पे हूँ इस टाइम पे। सो मेरा 2025 का गोल कुछ और फिक्स किया है मैंने। ठीक है। सो 2025 का गोल अभी अचीव करना है। सो 2025 का गोल देखो, मेरा अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 2-3 महीने तक तो अभी इधर-उधर बहुत भटकना पड़ेगा मुझे। ठीक है। आफ्टर देन मैं कहीं और रहूँगा। आई थिंक शायद गुजरात में ना रहूँ, या फिर हो सकता है कहीं और जाऊँ, या फिर हो सकता है गुजरात में ही रहूँ। कुछ अभी प्लानिंग नहीं है मेरा 2-3 महीने का, तो 2-3 महीने बाद ही कुछ देखूँगा मैं। बाकी मेरा प्लानिंग है अभी कि कुछ घूमना-फिरना, ऐश-मौज की ज़िंदगी जीना, समझ रहे हो? उस टाइप के। ऐसा नहीं है कि स्टक होके एक जगह बैठ जाना। इसलिए मैं देखो अभी सिंगल रूम है मेरे पास। ठीक है। और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और मैं अकेला इसका रेंट पे कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे 2 लोगों का रखने के लिए अलाउ है। मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मेरे मकान की मालकिन हैं, वो बोलती हैं कि अगर तुम्हें किसी को और को रखना है, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, तो तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अकेला रहना पसंद है मुझे, सो इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। तो रूम में भी अकेला ही रहता हूँ मैं। तो देखो, अकेला रहने का पीछे रीज़न मुझे ये लगता है ना, मतलब रीज़न क्या है, एक अच्छा मुझे ये लगता है अकेला रहने के बाद ना, कि मुझे किसी भी चीज़ के बारे में सोचने को मिलता है, समझ रहे हो? अगर तुम मान लो 2 दोस्त साथ में रह रहे हो ना, तो तुम मज़ाक, मस्ती, ऐश-मौज तो करोगे, लेकिन जो अकेले रह कर के मुझे फ़ीलिंग, और जो मुझे अकेले रह कर के मज़ा आता है ना, वो मज़ा मुझे लगता है कि शायद किसी और के साथ रह कर के मुझे नहीं आएगा। सो इसलिए मैं अकेला रहना प्रेफ़र करता हूँ। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। एंड अगली वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो। ठीक है। सो बाय बाय, जय हिंद।